गुप्त काल के बारे में जानने के साक्ष्य। गुप्त काल के साक्ष्य साहित्यिक साक्ष्य और अभिलेखी साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण एवं ब्रह्मांड पुराण। देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त कृत, कालिदास की रचनाएं। विदेशी यात्री, वायुयान, होनसांग आदि। अभिलेखी साक्ष्य। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का बिलसड़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र। गुप्त कौन थे? वैश्य या ब्राह्मण? वैश्य होने के पक्ष में तर्क। रोमिला थापर, राम शरण शर्मा आदि इतिहासकारों ने गुप्तों को वैश्य माना है। कारण स्मृतियों के अनुसार नाम के पीछे गुप्त उत्तरांश लगाना वैश्यों की एक विशेषता है। गुप्त वैश्यों का एक गोत्र भी है। इसका एक कारण यह भी है, माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक का नाम केवल गुप्त प्राप्त होता है। श्री आदर भाव से जोड़ा गया उपसर्ग है। इस प्रकार गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त माना जाता है। ब्राह्मण होने के पक्ष में तर्क। राय चौधरी ने गुप्तों को ब्राह्मण वंशी माना है। कारण पुष्यमित्र शुंग षष्ठ महर्षि धरणी में गुप्त गोत्र को ब्राह्मण वंशी बताया गया है। इसका एक कारण गुप्त शासकों द्वारा अपनी पुत्रियों का विवाह ब्राह्मणों के साथ किया, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह बकाटक शासक द्वितीय से एवं भानुगुप्त ने अपनी बहन का विवाह भी ब्राह्मण से किया। चूँकि गुप्त काल में एवं मौर्योत्तर काल में जाति प्रथा प्रबल थी तथा अंत जाति विवाह अमान्य था, इस प्रकार गुप्तों की पुत्रियों के ब्राह्मणों से विवाह उन्हें ब्राह्मण वंशी मानने को प्रेरित करते हैं। परंतु इस समय अनुलोम विवाह प्रचलित था। ये पुनः इस तथ्य को उलझा देती है। अतः ये कौन थे, इसका कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं है। गुप्त वंशी शासक श्री गुप्त प्रभावती गुप्त का पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार श्री गुप्त को गुप्त वंश का आदिराज आदि पुरुष माना गया है। अतः गुप्त वंश की स्थापना का श्रेय श्री गुप्त को प्राप्त है। श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। घटोत्कच गुप्त, यह श्री गुप्त का उत्तराधिकारी था। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की। नोट: श्री गुप्त एवं घटोत्कच गुप्त को पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं माना गया है, क्योंकि इन दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी और उस समय महाराज की उपाधि सामंतों को प्राप्त होती थी तथा पूर्ण स्वतंत्र शासक महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे। चूँकि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, इसी कारण चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने गुप्त वंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक यही था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की स्थापना की। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त को विसेट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन कहा है। उपाधि: पराक्रमांक, अप्रतिरथ एवं व्यग्र पराक्रम। समुद्रगुप्त का विजय अभियान 5 चरण पर हुआ। प्रथम चरण अहिच्छत्र, चंपावती एवं विदिशा सहित उत्तर भारत के 9 राज्य। यह आर्यवर्त राज्य प्रसभ्यो द्वारा कहलाए। द्वितीय चरण पंजाब सीमावर्ती राज्य एवं नेपाल। तृतीय चरण विंध्याचल
पर विजय। चतुर्थ चरण पल्लव, कोसल, कुट्टूर, महाकंतर, कांची, बेंगी आदि सहित कुल 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत पर यह विजय कहलाई। पांचवा चरण उत्तर पश्चिम भारत में कुछ विदेशी राज्यों पर विजय अभियान को पूरा करने के बाद अश्वमेध यज्ञ करवाया एवं अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों का वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, देवगुप्त उपाधि विक्रमादित्य, परम भागवत, अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने सर्वोत्कर्ष पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से पूर्व में बंगाल तक एवं उत्तर में हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रप रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया। इस उपलक्ष्य में व्रग्रशैली के चांदी के सिक्के चलाए गए एवं सकारी की उपाधि धारण की। गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक यही था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रम संवत की स्थापना की। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न धन्वंतरी, चिकित्सा क्षेत्र, घट, खरपर, कवि, कालिदास लेखक, 12 मिहिर, खगोल शास्त्री, 5वां अमर सिंह, 6वां कक्षपनक ज्योतिषिक, 7वां वर रुचि संस्कृत व्याकरण, 8वां बेताल भट्ट मंत्र शास्त्र, 9वां शंकु शिल्प शास्त्र। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल एवं साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। उपाधि महेंद्रदित्य, श्री महेंद्र गुप्त, गुप्तकुल, व्योम शशि, अश्वमेघ महेंद्र। कुमारगुप्त की मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर आकृति अंकित है। कुमारगुप्त प्रथम के शासन में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। स्कंदगुप्त उपाधि क्रमादित्य, अन्य नाम देवराय। स्कंदगुप्त के शासनकाल में प्रथम हूण आक्रमण हुआ जिसे स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया। स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या में स्थानांतरित की। स्कंदगुप्त के अनुसार उत्तराधिकारी पुरुगुप्त, फिर कुमारगुप्त द्वितीय, फिर बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, फिर भानुगुप्त। भानुगुप्त इसकी जानकारी एरण अभिलेख से प्राप्त होती है। भानुगुप्त का मित्र गोपराज भानुगुप्त की ओर से हूणों से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ तथा गोपराज की पत्नी आग में जलकर सती हो गई। एरण अभिलेख में सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। विष्णुगुप्त तृतीय, यह गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। रामगुप्त प्रकरण, गुप्त शासकों के रूप में रामगुप्त का नाम देवी चंद्रगुप्तम, हर्षचरित, काव्य मीमांस आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। यह समुद्रगुप्त के पश्चात गद्दी पर बैठा, परंतु यह एक कायर शासक था। इसके समय में शक आक्रमण बढ़ गया जिससे इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकाधिपति के लिए सौंपकर राज्य में शांति बहाल करने की कोशिश की, परंतु रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को इस बात की भनक लग गई तथा स्त्री के वेश में ध्रुव देवी के स्थान पर शक शिविर में गया तथा मौका पाकर शकाधिपति की हत्या कर दी। इसके बाद इसने अपने कायर भाई को भी हत्या कर दी
तथा स्वयं गद्दी पर बैठ गया एवं ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण आयोग तथा निर्बल उत्तराधिकारी शासन व्यवस्था का संघात्मक विकेंद्रित स्वरूप उच्च पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर न होकर आनुवंशिक प्रांतीय शासकों को विशेष अधिकार प्रदान करना, बाह्य आक्रमण